स्टूडेंट, वेलकम टू राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस। तो सेशन 23-24 स्टार्ट हो चुका है और आज हम करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि यहां पे हम सीखने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां पे इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे जरा देख लेते हैं। जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, फिर उसके बाद फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या कौन कौन सी होती हैं, NFIA क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूं तो डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स होता क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखिए पॉलिटिकल फ्रंटियर होता क्या है, ये हमारी कंट्री है, इसकी ये जो बाउंड्री बनाई हुई है, ये जो बाउंड्री डिसाइड की गई है कि भाई ये बाउंड्रीज ये क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी कि इसके अंदर हमारी क्या है, कंट्री है। तो जो बाउंड्रीज होती है उन्हीं को बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। कौन डिसाइड करता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर, भैया जो भी गवर्नमेंट बताए कि ये हमारी कंट्री का एरिया है, वही हमारी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लैंड पर है, ये कहाँ कहाँ पे है, ये एयर में भी है और ये वाटर में भी है। सर एयर में कहां तक है, एयर के अंदर शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि एक पर्सन, ये इंडिया है और ये फॉरेन कंट्री है, ये इंडिया से यहां पे जा रहे हैं एयरक्राफ्ट या पानी से शिप जा रहे हैं, तो ये जितना भी ये एरिया काउंट होता है इसको भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद फिशिंग एंड वेजल्स, ऑयलिंग, नेचुरल गैस, जहां तक हम अपनी फिशिंग, वेजल्स, नेचुरल गैस निकालते हैं सी से, समुद्र से, तो वो एरिया भी किस में काउंट होता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। और नेक्स्ट आता है एम्बेसी, एम्बेसी लोकेटेड इन अब्रोड, यानी कि अगर हमारी कंट्री की कोई भी एम्बेसी वो फॉरेन कंट्री के अंदर है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आता है। सवाल आता है सर एम्बेसी होता क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इंडिया है, ये यूएस है। अब कुछ इंडियन यूएस में जाते हैं, काम करते हैं, उसी तरह से ये अदर कंट्री में जाते हैं और काम करते हैं। काम करने के बाद ये यहाँ से पैसा कहाँ पे लेकर आते हैं, इंडिया। अब आप कहेंगे कि सर जरूरी थोड़ी ना है वो पैसा लेकर आए, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो अपने रिलेटिव्स वगैरह को यहाँ पे पैसे भेजते हैं, या कुछ भी नहीं तो वो बाहर जाके हमारी कंट्री का तो नाम कर ही रहे हैं भाई। यानी कि कोई भी हमारी कंट्री से बाहर जाता है तो हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इन पर्सन के लिए अपनी यहाँ पे एक हेड ऑफिस ब्रांच बनाती है और इन लोगों की हेल्प करती है अगर कोई भी इनको प्रॉब्लम होती है तो। इसको बोलते हैं हम एम्बेसी। इसको क्या बोलते हैं, एम्बेसी बोलते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होंगी, मूवी में बोलता है कि भाई प्रॉब्लम है तो अपनी एम्बेसी जाओ, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, एम्बेसी नाम देते हैं। तो अब हमारे पास सीधा आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री विच इंक्लूड शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू कंट्री, फिशिंग एंड वेजल एंड एम्बेसी लोकेटेड इन अब्रोड, यानी कि जहां पे हमारी एम्बेसी लोकेटेड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का एरिया। अच्छा, विच डू नॉट इंक्लूड, अब कुछ ऐसा भी है जो हम इंक्लूड नहीं करते अपनी डोमेस्टिक, मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही होगा वो कुछ ना कुछ, लेकिन हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे क्या, जैसे फॉरेन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, कोई भी फॉरेन, मान के चलो यूएस या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एम्बेसी हमारी कंट्री के अंदर है तो हम उसे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते। देखिए यानी एम्बेसी या कंसल्टेंसी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी कंट्री के अंदर है वो भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते या उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं, इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी ये है अब्रोड में,
तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। फॉरेन एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। इंडियन कंपनी फॉरेन में काम कर रही है, इंडियन कंपनी फॉरेन में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। याद रखना, अगर फॉरेन में हमारी एम्बेसी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, परंतु अगर हमारी कंट्री की कंपनी कोई भी फॉरेन कंट्री में चल रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। सेम अगर अदर कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एम्बेसी हमारी कंट्री में है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कोई भी मान लो यूएस की एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और यूएसए की कोई भी कंपनी हमारी कंट्री में है जो काम कर रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, इंडिया की कंपनी कोई भी लंदन में, ये कंपनी लंदन में तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, ठीक है, कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर है, डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क नहीं है भैया, चाहे वो रिलायंस जो कंपनी है वो इंडिया के लेकिन है तो वही फॉरेन कंट्री में। चलिए कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय द जापानीज, ठीक है, इंडिया के अंदर है ना तो है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वो। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, यस, इंडिया में तो कोई भी कंपनी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, यस, अगर इंडिया की एम्बेसी फॉरेन कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। रेस्ट आप सेल्फ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल रेसिडेंट। देखिए नॉर्मल रेसिडेंट होता है कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब मैं आपको एक सिंपल तरीके से भी समझाता हूँ। एक पर्सन जो हमारी कंट्री में आता है वो 1 ईयर से ज़्यादा रहता है, प्लस वो यहाँ पे अर्न करता है, उसका जो मेन अर्निंग या मेन जो काम है वो हमारी ही कंट्री में है, तो उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। अब आप कहोगे सर अगर कोई फॉरेन कंट्री का या हमारी ही कंट्री का कोई पर्सन है और वो बाहर चला गया, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्मल रेसिडेंट देखा जाता है ये फॉरेन यानी कि कोई भी अगर फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है तो उसका हम देखते हैं कि रेसिडेंट है या नहीं है। तो नॉर्मल रेसिडेंट की जो भी हमारे पास एक डेफिनेशन आती है वो क्या होती है, देखिए जरा। ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? कंपनी। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन कब रेसिडेंट होगा? जब व्हेन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, पहला वो कंट्री में रह रहा है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक दैट कंट्री, और उसका इकोनॉमिक यानी कि जो भी वो काम कर रहा है भैया वो उसी कंट्री में है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। यानी कि ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक दैट कंट्री इज नॉन नॉर्मल रेसिडेंट। अब नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर कौन कौन इंक्लूड नहीं होता, देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में घूमने आया वो नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आता। कोई भी ऐसा पर्सन जो आया कुछ दिन रहा कमाया और चला गया वो भी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आता। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन है जो नहीं आता। सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? फॉरेन स्टाफ, यानी कि जो फॉरेन का स्टाफ है वो इंक्लूड नहीं होता। भाई फॉरेन एम्बेसी जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट नहीं है, तो उसके एम्प्लॉय हमारी नॉर्मल रेसिडेंट में कैसे आएंगे? नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कैसे होंगे? या फिर एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद है क्रू मेंबर, आए काम किया घूमे फिरे निकल लिए, भैया वो रहेंगे तो है नहीं यहाँ पे, तो वो भी नहीं है हमारे नॉर्मल रेसिडेंट। या बॉर्डर वर्कर, मान के चलो किसी भी कंट्री के हमारी बॉर्डर को क्रॉस कर गए तो उनसे कहेंगे आ जाओ भैया आ जाओ, अब आप हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हो। नहीं, बॉर्डर वर्कर भी इंक्लूड नहीं किए जाते। तो ये कुछ पर्सन्स हैं जिनको हम नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ तक होने के बाद ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप सेल्फ कीजिएगा कि भाई नॉर्मल रेसिडेंट कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, ये आपको करने हैं सेल्फ। ये सभी आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेल्फ कीजिएगा, पोज कर लीजिएगा वीडियो और क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिटीजनशिप होती क्या? देखिए सिटीजनशिप अलग अलग तरह से मिलती है अलग अलग कंट्री के अंदर, यानी सिटीजनशिप दो तरह से मिलती है। पहला किससे मिलती है? बाय लॉ, बाय बर्थ।
बाय लॉ बाय बर्थ मतलब क्या हुआ भाई, एक तो आपने जिस कंट्री में जन्म लिया है, आपका जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ के तो आप सिटीजन हो, नो डाउट, लेकिन बाय लॉ मतलब हर कंट्री का अपना अपना नियम है, वो कैसे किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ किसी भी कंट्री में आपको सिटीजनशिप मिलती है। बेसिकली द लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजन, यानी कि कुछ लीगल प्रोविजन जो कि बताते हैं कि आप इस कंट्री के सिटीजन हो या नहीं हो। अगर कोई पर्सन का जन्म होता है इंडिया के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसे क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, एक्वायर होती है। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाई फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम एन इंडियन सिटीजन। मान के चलो एक पर्सन है जिसका जन्म बाहर हुआ है, लेकिन अब वो क्या है, इंडिया में आया और उसने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि भैया मुझे ना इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, और उन्होंने दे दी कि चलो ठीक है तुम्हारे सभी डॉक्यूमेंट ओके हैं, हम तुम्हें क्या करते हैं, सिटीजनशिप दे देते हैं। तो वो क्या बन जाता है, इंडियन सिटीजन बन जाता है वो भी भाई। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या टॉपिक आता है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखिए आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं कि फैक्टर इनकम होती क्या है और ट्रांसफर इनकम होती क्या है। देखो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टर इनकम होती क्या है। ऐसी इनकम जो आप क्या करते हैं, अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। कि और क्या होता है, जैसे मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मुझे फीस आ रही है, मैं इसके बदले काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, तो फैक्टर इनकम है। दूसरा, मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूँ और उसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है, तो भी वो क्या है, फैक्टर इनकम है। यानी फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है, देखिए फैक्टर इनकम रेफर टू द इनकम रिसीव बाई फैक्टर बाई प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि देखिए फैक्टर इनकम होती क्या है, फैक्टर इनकम रिसीव बाई प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज। इनकम रिसीव बाय प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विस, यानी या तो हम प्रोडक्शन से कोई कमाई कर रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। इट रिसीव प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज। जैसे हमने क्या किया, लैंड दी, लेबर दी, कैपिटल दी, एंटरप्राइज दी। लैंड के बदले हमें क्या मिलता है, रेंट। तो लैंड हमारा क्या है, लैंड हमारा है फैक्टर सर्विस, और जबकि रेंट हमारा क्या है, फैक्टर इनकम। लेबर हम दे रहे हैं तो उसके बदले क्या मिलेगा, वेजेस। लेबर जो है वो हमारा क्या है, फैक्टर सर्विस, और जो उससे वेजेस मिलेगी वो क्या है, फैक्टर इनकम। कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट। भाई आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वहां से प्रॉफिट मिलेगा भाई। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या आता है, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इज इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। अगर फैक्टर इनकम है तो उसे हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। एग्जांपल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ फैक्टर इनकम को। फैक्टर इनकम होती क्या है, फैक्टर इनकम मीन्स इनकम रिसीव बाय प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विस। या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, उससे जो भी पैसा आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है या फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर फैक्टर इनकम को हम कहाँ पे इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। जब हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे या ना ही कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसा मिल रहा है। इट इज यूनिलैटरल या वन साइडेड कॉन्सेप्ट। इसे यूनिलैटरल और वन साइडेड कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। अच्छा, इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। वो क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफर इनकम। तो यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास ट्रांसफर इनकम तक की। हमने फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम ये सभी किया। और चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो भाई शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वेट किस बात का कर रहे हैं, क्लास 12th की अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए ना, तो इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है। तो फ्रेंड को भी शेयर कर दो यार, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।